नमस्कार आप सभी का। आज के इस बातचीत में स्वागत है। आमतौर पे हम लोग हर किसी न किसी व्यक्तित्व के साथ जो है बातचीत करते रहते हैं। आज हमारे साथ कन्वर्सेशन में आ, कपिल धामा जी हैं और बेसिकली एक बहुत डाइवर्स जर्नी के साथ अब तक का सर का हो रहा है, मतलब जीवन सफ़र कह सकते हैं। आपका धन्यवाद समय देने के लिए, स्वागत है। और बेसिकली हम लोग ये कन्वर्सेशन मतलब बहुत सारे पर्पज से रिकॉर्ड करते हैं और हर तरह के क्षेत्र के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आपसे बातचीत हुई तो आपने अभी बातचीत के दौरान ही कहा ना कि आप जीवन का सार पता चल गया है। तो क्या पता चल गया आपका जीवन का सार? जीवन का सार ये पता चला जो अभी मतलब मेरी जर्नी में जो मैंने देखा, तो मेरा पूरा कैरियर बड़ा वर्सेटाइल टाइप का कैरियर रहा है जी। जिसमें पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आईएएस की प्रिपरेशन, एमएलए का इलेक्शन, स्टॉक मार्केट, 3-4 अलग बिजनेस। तो जर्नी बहुत वर्सेटाइल होते हुए अलग अलग चीज़ों से होते हुए आई। अब इस पूरी जर्नी के बाद बहुत सारा सोशल वर्क भी किया, लगा कि चीज़ें बदलेंगी, ये होगा वो होगा। अल्टीमेटली ये पता चला कि ये पृथ्वी जैसे घूम रही है अपने अक्ष पे, वैसे लगातार घूमती रहेगी। दुनिया का जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। 1000, 2000, कितनी हजार पीढ़ियाँ हमसे पहले आ चुकी, अब हम यहाँ हैं। अब हमसे 10-20 हज़ार साल बाद भी सब चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सही बात है। तो ये पूरा मतलब यूनिवर्स की जर्नी में मतलब हमारा बहुत नेग्लिजिबल सा रोल है। ठीक है। तो जितना समय है उतना अपने पे टाइम दो, खाओ पियो मौज लो, जीवन जैसे जीना वैसे जियो। कोई फालतू की लोड नहीं कि भाई मुझे कैरियर बनाना है। मतलब कैरियर की सभी अलग डेफिनेशन हो सकती है। किसी के लिए कैरियर है कि उसको किसी कंपनी में हायर पोजीशन में पहुंचना है, किसी दूसरे के लिए कैरियर का मतलब है कि उसके लिए उसे वो कंपनी खड़ी करनी है। तो दोनों के रिलेटिव कंसेप्ट है कैरियर। तो मेरे लिए कैरियर है कि मेरा जिस चीज़ में मन लगे मैं टाइम टू टाइम वो काम करता रहूं, और जितना मुझे मेरा महीने का एक हम मान लें एस्टिमेट खर्चा कुछ भी XYZ, उतना मेरे पास एक मतलब फ्लो में आता रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो मैं इतना काम करता रहूं कि वो फ्लो में आता रहे और बाकी मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलता रहे। मेरे लिए तो यही कैरियर है, यही सार है कि अपने हिसाब से जीवन जियो। कैरियर मतलब कैरियर आपके लिए हो सकता है कुछ भी। कभी कभी क्या होता है ना, कैरियर को लेके लोग बड़े दूसरों की थॉट प्रोसेस को कैरियर समझ के चल रहे होते हैं, उनका अपना थॉट प्रोसेस नहीं होता। नहीं हुआ कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मतलब शुरुआत में आप बता शुरुआत रहे में भी हैं नहीं वर्सेटाइल जर्नी हुआ। रही है। शुरुआत में इसलिए तो वर्सेटाइल रही कि कभी कैरियर नाम की चीज़ कभी सोची ही नहीं। अच्छा। इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग करने में जितना कॉलेज में समय बिताया, मतलब आपका वो डिसाइडेड था कि इंजीनियरिंग करना है, उसको थॉट प्रोसेस भी आना तो एक अपने आप में। 12th के बाद कुछ तो करना ही था, तो कुछ तो करने वाले में इंजीनियरिंग, कुछ तो करने में। हमारे टाइम पे वो इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल चला जाता था, कोई इंजीनियरिंग कर लेता था, और कोई MBA कर लिया, BBA कर लिया, BCA कर लिया, ले दे करके यही 4-5 टाइप की चीज़ें हुआ करती थी। और तो हमें लगा भाई एनालिटिकल टाइप का अप्रोच है तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अच्छा। बायोलॉजी से हमें समस्या थी, मुझे पर्टिकुलर, तो मुझे पसंद नहीं थी, तो मैंने वो कभी सब्जेक्ट भी नहीं लिया 11th-12th। इंजीनियरिंग करी तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद पता चला कि मैंने जो किया है हाँ बहुत अच्छा है, मेरा मन भी लगता है। मतलब मैं कॉलेज में भी टॉपर था अपने कॉलेज में, बहुत अच्छे से पूरा एजुकेशन हुई। फिर पता चला नहीं यार, ये नौकरी तो मैं पूरे जीवन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। ये सस्टेनेबल मॉडल मेरे लिए नहीं है। मतलब जो आपको पहली जॉब मिली उसके बाद? हाँ, मतलब मैंने क्या बताया, मैंने जितना कॉलेज में टाइम पढ़ने में बिताया, नौकरी करने में उसका केवल 1/4 ही बिताया है। अच्छा। 4 साल अगर इंजीनियरिंग में लगाया तो जॉब 1 ही साल किया है। जी। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये फील्ड अच्छा है अनडाउटली, बट मैं यहाँ लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने वही बताया, कैरियर लोग दूसरों का जो थॉट प्रोसेस होता है उसको ढोरे होते हैं। आप दूसरे पे फिर शिफ्ट हुए उसके बाद? जॉब के बाद आपने प्रिपरेशन की थी या फिर क्या? मतलब बेसिकली क्या था कि पहले मैंने इंजीनियरिंग की, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद सब मेरे फ्रेंड सर्कल जो था वो जॉब पे स्टार्ट कर दी। मैंने तब भी जॉब स्टार्ट नहीं करी। मतलब मैंने अपना पूरा टाइम लिया इंजीनियरिंग के बाद भी, साल भर पूरा मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बिताया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए तो किस टाइप की करनी चाहिए, इंजीनियरिंग में भी क्या करना चाहिए, कुछ और तो कर सकता हूँ क्या मैं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं चलो जॉब करके देखते हैं एटलीस्ट, ऐसे नहीं होगा नदी के बाहर बैठ के तैरना नहीं आएगा, नदी में तो कूदना ही पड़ेगा आपको। सो मैंने जॉब स्टार्ट की, अच्छी कंपनी मेरा जॉब लगा,
एक कंपनी हुआ करते थे एडलैब्स, एड लैब। जिनके मूवी थिएटर हुआ करते थे, जो भी कार्निवल के नाम से जाने जाते हैं, ओके। वो उन्हीं की चैन थी। तो मुझे उसमें एक अच्छा पैकेज मिला, मतलब एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन अगर 15,000 हो, उसको 50,000 मिल जाए, 60,000, तो उसको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है सब कुछ, मतलब पूरा महीना पूरा पैसा खर्च करके ही पैसा बच जा रहा है, मतलब चारों तरफ पैसा खर्च करके ही पैसा बच रहा है महीने के एंड में। तो जॉब बहुत अच्छी थी, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन पूरा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, सैलरी पूरी इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा सैलरी नहीं थी। अच्छा। 2009 में फिर अचानक से रात को बैठे बैठे मेरा मन किया कि मतलब कुछ तो पढ़ रहा था इंटरनेट पे, कुछ तो देख रहा था, तब इंटरनेट चलता थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ था लोगों के रीच में। 2009 की बात है। कंपनी से मुझे लैपटॉप मिला हुआ था इंटरनेट के साथ, तो मैं उसी में कुछ सर्व कर रहा था। तो मेरे सामने अचानक से पता नहीं कहाँ पे क्या खुला कि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के फॉर्म की ये लास्ट डेट है। अच्छा। 2 दिन बाद किसी ने भेजा था कहीं, उस समय ऑर्कुट चलता, शायद ऑर्कुट पे किसी ने पोस्ट किया था, कुछ था ऐसा। तो मैंने देखा यार ये तो मैं यूपीएससी कर लेता हूँ। तो पहले से मन में था भी, उससे पहले भी कि यूपीएससी कभी ना कभी देखना ट्राई करना है, तो तुरंत तो सामने आ गया। यूपीएससी लोगों के लिए वो बन जाता है ना, हाई स्टेटस जो हाँ, हो गया है उस तरीके से। तो मुझे लगा चलो इसको भी करते हैं। मैंने अगले दिन, उसी दिन रात को रेजिग्नेशन टाइप करके भेज दिया अपने सीनियर को कि ये मेरा रेजिग्नेशन है, आप रख लो। तो फिर अगले दिन जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बोला भाई क्या बात हो गई, क्यों रेजिग्नेशन की तुम्हें ज़रूरत है। मतलब मैं अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्मर में था, मतलब रिकॉर्ड था कि अगर कोई भी चीज़ इंडिया में कोई साइट 12 महीने में ख़त्म करता था तो मैं 8 महीने में फिनिश करता था। मतलब कंपनी के लिए मैं टॉप परफॉर्मर था, कंपनी मुझे किसी हालत में उस समय छोड़ना नहीं चाहती थी। तो फिर मेरे सीनियर ने बोला भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी एचओडी ने। मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी पढ़ना है। तो बोले पढ़ के तो आए हो ना, सब कुछ तो पढ़ लिया ना, पढ़ते किस लिए हो, नौकरी के लिए नौकरी मिल तो गई, इतनी अच्छी नौकरी है, सब कुछ तो अच्छा है, सैलरी बढ़ानी है। मैंने कहा नहीं सैलरी तो बहुत है, खर्च भी नहीं होती है। तो बोला छुट्टी चाहिए 2 महीने की, 1 महीने की, जितने दिन की छुट्टी चाहिए विद पे से छुट्टी ले ले। और जबकि मैं तभी 15 दिन पहले ज्वाइन किया था 2 महीने की छुट्टी लेके। उसके बाद उन्होंने बोला तू और छुट्टी ले लो। मैं बोला नहीं अभी मूड ही नहीं है छुट्टी उट्टी का, परमानेंट ही जाना है, मुझे जाना है। तो फिर बहुत एक हफ्ता ये चलता रहा। फिर मैं बोला चलो ठीक है, उन्होंने मुझे एनओसी दे दी कि चलो ओके हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। 9 फरवरी 2009 को मैं मुखर्जी नगर पहुंच गया, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है। अच्छा। और 2-3 दिन कोचिंग वगैरह ढूंढे, एग्ज़ाम 17 मई का था, सब डेट्स याद है अभी भी। 12 तारीख को मैंने एडमिशन ले लिया कोचिंग में। हिस्ट्री मैंने सब्जेक्ट लिया कि मुझे हिस्ट्री पहले की पढ़ी नहीं थी ज़्यादा। अच्छा। तो थोड़ा लगा इंटरेस्टिंग होगा तो मैंने हिस्ट्री ले लिया। तो मैंने उसके बाद वहीं पे रहना शुरू रहते कहाँ? दिल्ली रहते थे? हाँ रहा तो मैं दिल्ली में, बॉर्न बॉट अप में दिल्ली से ही। फिर पढ़ाई शुरू कर दी, तो नया नया शौक था, दिन रात मतलब 10, 12, 14, 18 घंटे तक, मतलब दिन रात में पढ़ा है। हाँ एक्चुअल में, मतलब लास्ट में आते आते मई तक इतना रात को इतने कम सोने स्टार्ट हो गया था कि नींद आनी बंद हो गई थी। तो वो एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट जो मैंने दिया उसमें मेरा कुछ मार्क्स से वो रह गया। बट वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ के लोगों के हिसाब से, कि कोई आदमी 3-4 महीने पहले, जिसने कहीं पहले से ये नहीं पता था दुनिया के नक्शे पे इंडिया से दूर कितनी दूर यूएस है और कितनी दूर लंदन पड़ता है, तो ये कहाँ है। ज्योग्राफी में इतना भी नहीं पता था, और हिस्ट्री में इतना भी नहीं पता था बाबर का बेटा कौन था और अकबर का बेटा कौन था। अच्छा ठीक, तो वो भी सब नहीं पता था। तो उस लेवल का मेरा जीएस का उस समय का ज्ञान हुआ करता था, बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं पता थी। ठीक है, तो उसके बाद भी पढ़ के 4 या 5 मार्क्स से प्रीलिम्स रुका होगा, तो उस समय जो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद मुखर्जी नगर में, मतलब उसके बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मुखर्जी नगर में फेमस हैं, जिनको मैं बहुत बोला करता था। तो एक तो उनमें से ये था कि क्या पढ़ना है वहाँ पे, ये सबको पता होता है, पूरा शहर आपको वहाँ बता देगा, ये किताबों की लिस्ट दे देगा। अच्छा। ये पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, डीडी बासु पढ़ लो, सुमित सरकार पढ़ लो, पूरी लिस्ट बता देगा वहाँ पे, पूरे सबको पता है वहाँ। जिसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा उसको भी किताबों की लिस्ट पता है। अच्छा ठीक, लेकिन वहाँ पास वो होता है जिसको ये पता है कि उनमें से पढ़ना क्या क्या नहीं है। अच्छा, जिसको ये पता है क्या क्या नहीं पढ़ना वो पास हो जाता है। अच्छा, तो मैं हार्डली 4 या 5 किताबें
को मैंने सिलेक्ट किया कि इन्हीं किताबों से मेरा काम बन जाएगा, सही बात। मुझे एक्स्ट्रा फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उन किताबों में पोर्शन की ये 10 पन्ने पढ़ने इस किताब से तो ये 10 ही पढ़ने, 10, अच्छा। 11वें के हाथ में लगाना, क्योंकि मैं गया हूँ एग्जाम क्लियर करने, ज्ञान लेने नहीं यार। सेकेंडरी थिंग है वो, मिल गया अच्छी बात है, प्रायोरिटी एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है। तो अगले साल मैंने प्रीलिम्स दिया तो मेरा प्रीलिम्स बहुत इजीली हो गया, मतलब बहुत ही इजीली, क्रिकेट खेलते खेलते एग्जाम से पहले दिन भी क्रिकेट खेलते खेलते अगले दिन एग्जाम दिया, वही पास हो गया। फिर मेंस आया तो मेंस में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो मेंस थोड़ा सा ख़राब हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 11 में मैंने 11 के बैच में फिर से प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स पास हुआ बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब उस समय मेरिट शायद 198 पे गई थी, मेरे 312 मार्क्स थे। अच्छा। तो मेरिट से भी 140 मार्क्स 120 मार्क्स अबव थे। अब फिर मेंस दिया, मेंस भी क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू दिया वहाँ पे, तो मतलब 2 साल की जर्नी में मैंने वहाँ पे 0 से स्टार्ट करके मैं इंटरव्यू तक मैं पहुँचा। तभी 2012 में दिल्ली में गन्ना मूवमेंट के नाम से एक मुहिम चली। अब 2 साल में इतना पढ़ चुके थे कि देश की समस्या और ये सब ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। अच्छा। तो थोड़ा ज्ञान हुआ तो लगा यार बड़ी समस्या है यार देश में, तो उससे पहले समस्या नहीं थी, पता थी हमें। अच्छा। हमें लगता ही था कि समस्या है, शहर में रहते थे, लगता था सब कुछ तो अच्छा अच्छा। सही बात है। आज भी कई लोगों के जो लोग गांव में, लगभग भारत तो गांव में ही अभी, हाँ एग्जैक्टली, और उनके लिए क्या है, दिन रात रोटी मिल पूरा जाए, स्ट्रगल है, उसके पूरी जिंदगी पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है। बाद तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज सिटीजन्स के साथ बड़ा ही गलत चल रहा है। सरकारें कर रही हैं। तो हमें दिखा यार ये तो बड़ा अच्छा है, करप्शन के अगेंस्ट कोई मूवमेंट मुहिम स्टार्ट चल हुआ रही है। है। तो हमें लगा कि चलो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने गए थे पार्ट टाइम, और पता ही नहीं चला कब हम फुल टाइम हो गए। ठीक बात। पता चला फिर एग्ज़ाम भी सब छोड़ दिए, और फिर पार्टी बन गई। पार्टी बन गई तो पार्टी ने बोला इलेक्शन लड़ लो, मैं बोला ठीक है इलेक्शन लड़ लेते हैं। फिर मैं इलेक्शन लड़ा 2013 में दिल्ली में। फिर पार्टियाँ बहुत सारी चीज़ें करते रहे, समय समय में किसी स्टेट में इधर उधर जाना, दिल्ली में कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कॉलेजों में कुछ एक दो जगह पे चेयरपर्सन भी रहे। फिर 2017 में आके लगा कि नहीं यार अभी हो गया, बस अभी टाटा बाय बाय करते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, बीच में 4-5 गवर्नमेंट जॉब भी लगे, जब अच्छा पढ़ाई कर रहा था उस दौरान IAS की, तो उस दौरान 4-5 गवर्नमेंट जॉब भी किए। एक गवर्नमेंट जॉब किया 1.5 दिन, पहले दिन पूरा दिन, अगले दिन हाफ छोड़ दिए कि अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत रिमोट एरिया में पोस्टिंग थी, अच्छा। बहुत रिमोट एरिया में। तो मुझे लगा नहीं नहीं ये रिमोट एरिया में पढ़ने तो मैं ज़िंदगी नहीं यहाँ बिता सकता। अच्छा, मतलब तो अभी मैं चलता हूँ घर, देखें कुछ और कर लेंगे। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस पहले दिन से था, कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर लेंगे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेंगे। अच्छा। फिर वहाँ से एक बैंक का जॉब लगा, वो 3 दिन किया, क्योंकि वो साउथ इंडिया में था, तो वो समझ नहीं आया। जो लॉन्गेस्ट मैंने गवर्नमेंट जॉब किया वो 3 महीने। अच्छा, इतनी सारी जो आपने ऑप्शंस सेलेक्ट किए, उसमें सबसे ज़्यादा आप किससे ज़्यादा निराश हुए, चाहे कुछ ऐसा लगा हो कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लर्निंग हो और ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब में बड़ा, मैंने मेरे पीछे जो लास्ट गवर्नमेंट जॉब मैंने 3 महीने की, बाकी को तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने कोई करी, कोई ज्वाइन ही नहीं करी। असिस्टेंट कमांडेंट मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे तब मैं इसका इंटरव्यू दे रहा था, मुझे लगा उसमें कौन ही जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट बॉर्डर पे, और मुझे लगा IAS हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। पर जो मैंने जॉब की 3 महीना, वो थी जूनियर इंजीनियर, क्योंकि मैंने सिविल से इंजीनियरिंग की थी, तो जूनियर इंजीनियर सिविल का मेरा सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री में जॉब था। वो 3 महीने इसीलिए हो पाया क्योंकि वो पोस्टिंग दिल्ली में थी। अच्छा, तो मेट्रो से आधा घंटा लगता था और आधा घंटा जाने का आने का। अब वहाँ पे जाके मुझे 3 महीने में एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ रहा तो बाकी जो सिस्टम है, मतलब वहाँ पूरा आपके दिमाग को शांत कर देना होता है, शांत नहीं, ठप कर देना बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, बंद हो जाएगा। हाँ, कि आप कुछ सोचने समझने काबिल नहीं रहेंगे। आपका पूरा दिन का बस टारगेट रहेगा, सुबह पहुँचना है, फटाफट जाके साइन अप करने हैं, फटाफट लेट ना हो जाऊँ साइन करने में। दोपहर को खाने का ब्रेक 12 बजे है, तो एग्जैक्ट डॉट 12 बजे उठने में पूरा 11 बजे से घड़ी देखना शुरू हो जाती है। और 5 रुपए की चाय कौन पिलाएगा, किस पे डाली जाए, उनका पूरे दिन फोकस ये रहता था। मतलब अब मुझे पता था मुझे लॉन्ग टर्म नहीं करनी, तो मैं सबको चाय पिलाता था। अच्छा, कि चलो मैं चाय पिलाता हूँ। पिला। और मेरे सीनियर थे, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि चलो आज हम पैसे देते हैं। अच्छा, मेरे साथ अच्छी चीज़ क्या थी,
मुझे पता था जॉब तो करना नहीं है, तो मैं घर ही आता भी था। अरे मैंने कहा सर क्या मतलब क्या जरूरत है फिर ऐसी नौकरी करने की कि आप एक चाय का पैसा देने में आपको दिक्कत होती है, कौन देगा करके। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए इस बारे में। तो मुझे तो पता था कि मुझे करना नहीं है, तो मुझे कोई लोड नहीं था। बट उनका जीवन उसी में चलता है कि फटाफट सुबह पहुंचना है और बैठ जाना है, बैठ जाना है। अच्छा, फाइल जितने जैसे लोग बोलते हैं, वहाँ पे मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि दिक्कत ये नहीं कि ओवरलोड है, ओवरलोड कोई है ही नहीं, नो बडी इज ओवरलोड। काम नहीं करते हैं, काम ना करने के पीछे क्या रीज़न है। अब उसको अगर आप डिटेल में जाओगे कभी तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि वो काम करना नहीं चाहते, ये बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल काम वो करना चाहते हैं। बट इस इंडियन पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो मुझे आज भी लगता है, हमें समझ आती है, मैं मेरे बच्चों को घर में पढ़ाता हूँ तो मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं स्कूल पे डिपेंडेंसी नहीं रखता कि डिपेंड स्कूल वाले पढ़ाएंगे तो कुछ होगा। तो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में ना हमारे में एक दिक्कत है, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं सिखाता। अच्छा, कि आप डिसीजन ले सको अपने दम पे। गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम क्या है, हाँ कैपेबल नहीं बनाता कि आप डिसीजन लो। वो हिम्मत ही नहीं है लोगों में कि वो डिसीजन ले कि चलो मैं मुझे ठीक लग रहा है, ओके कर दे, डन, मैं देख लूंगा, सब ठीक है। एक दूसरे पे टालने की जो हाँ, वो जो प्रक्रिया है ना, वो जो इतने लंबे लंबे उन पे इतनी बड़ी फाइल नहीं होती जितने उसमें मोटे नोट बन जाते हैं। नोट बस यही होता है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक लग रहा है, अब इनको भेज दिया, मैंने ये सर को जांच के लिए फॉरवर्ड कर दिया। कोई फाइल आ जाएगी तो उस पर डिसीजन ले लेंगे, हफ्तों हफ्तों फाइल पड़ी रहेगी। उनको क्या है कि कुछ गलत साइन ना हो जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, फियर, बहुत बड़ा डर। डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फियर हो रहा है। उनका प्राइमरी जो जॉब है ना, जॉब बचाना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, मैं बड़े लेवल उस पर नहीं बोला कि भाई ए ग्रेड जो है या बी ग्रेड, उनमें शायद उनका मेंटल लेवल अलग होगा। मैंने जो देखा, जो बी गजेटेड ऑफिसर तक मैं बता रहा हूँ, उनका सबका पूरे दिन का टारगेट एक ही होता है, नौकरी उनकी है कि नौकरी बचानी है, और कोई काम नहीं है उन्हें। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पूरे प्रोसेस ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को स्लो कर दिया और पूरा एक तरीके से डेवलपमेंट का भी काम। एग्जैक्टली, मैं बोल रहा हूँ, डिसीजन कौन लेगा पूरी मशीनरी में? किसी को तो फाइल पर डिसीजन लिखना पड़ेगा कि हाँ ओके कर दो। अब ये लिखने को कोई तैयार नहीं है, सब टाल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा चीज़ आ गई, देखो क्या होता है, जब आप बुक्स में अगर आप कोई चीज़ पढ़ोगे और आप फिजिकल दुनिया में जब जाओगे उन चीज़ों को लेके, तो चीज़ें अलग होती हैं, चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। अब हर चीज़ का वैसे कोड होता है, मॉडल कोड होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ऑपरेट, ऐसे ऑपरेट होगी। लेकिन जब आप जाते हैं फिजिकली तो प्रॉब्लम्स अलग टाइप से आती हैं, तो उनमें फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपने विवेक से। और ये छोटी जॉब से लेके बड़ी जॉब तक सब जगह है चीज़, हर चीज़ का है। अब वो वहीं पे अटक जाता है मामला। अब वो बेचारे परेशान है कि इससे पूछूं, उससे पूछूं, सर आप बता दो, सर भी बच रहे हैं, इसकी ड्यूटी ऐसी करने तो मैं क्यों पढ़ूंगा पंगे में। तो उस पूरे 3 महीने में एक चीज ऑब्जर्व करी, मेरी टेबल ऐसी टेबल होती थी इसमें कोई फाइल नहीं होती थी। 15-20 मिनट सुबह में सब खाली, कुछ होता ही नहीं था। दिन की 2 फाइलें आपके पास नहीं आती है, पढ़ने में आधा घंटा ही नहीं लगता है। आपके मतलब के 2 ही पन्ने होते हैं, 2 ही पन्ने, आपको उसको पढ़ने हैं, देखना है, हाँ ओके ओके ओके, डिसीजन हाँ ठीक है, ओके डन, दे दो। तो मेरी टेबल खाली रहती थी शुरू के 1 घंटे के बाद, फिर मैं पूरे दिन फ्री रहता था 3 महीने में। ओवरलोड भी काम आ जाता था, इसका भी कर लो, उसका भी, उनके भी निपटा रहता था। तो मुझे समझ में आया डिसीजन नहीं लोग लेते हैं। या तो मैं कहूँ कि मुझे पहले से चीज़ों को था कि मुझे यहाँ काम नहीं करना बहुत लंबा, तो शायद मैंने फटाफट चीज आपने कही कि जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है ना, वो बिल्डअप ही नहीं है। वो बिल्डअप, एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारने पे ध्यान देता है कि रट लो। एग्जाम में क्या, अब हिंदी और इंग्लिश में चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे, चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन होते हैं, अब बच्चों को हूबहू रट लेते हैं। एग्जैक्टली, कई बार अब जैसे मेरे बेटे का भी साइंस का कुछ वो चल रहा था, उसका 4th क्लास में, तो उसको विंड्स कैसे आती हैं, विंड्स कैसे क्रिएट होती हैं, विंड्स कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, और सी ब्रीज किसे बोलते हैं और लैंड ब्रीज किसे बोलते हैं, पूरा चैप्टर था। तो उसको पढ़ रहा था, तो मैंने मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा। मैडम ने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, मैडम ने बता दिया ये ऐसा चलता है, ये सी ब्रीज होते हैं, तो सी ब्रीज कहते हैं। बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगी महंगी फीसें जाती हैं, बट जो पढ़ा रहे हैं उनका भी तो हमें लेवल देखना पड़ेगा कि क्या उनका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से पढ़ाना है। मतलब जो चीजें हमने सफर करी, कम से कम उनको तो लर्निंग में ना हो। फिर मैंने उसको लिया, मैंने उसको बोला 1 घंटा रुक, मैं पढ़ाता हूँ। और मैंने वो सब चीज़ें पढ़ा ज्योग्राफी में, तो मैंने उसको पूरा डिटेल में विंड क्यों चलती हैं, कैसे चलती हैं, एग्जाम्पल देके, घर में छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट से उसको एग्जाम्पल देखा कि पानी की बोतल गर्म करके उसको गर्म
हवा दिखा के ये ऊपर उठती है बलून में डाल के, तो उसको समझ आया कि हवा गर्म है तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो उसका जगह फिल करने के लिए ठंडी हवा आएगी तो ऑटोमेटिकली हवा चलेगी। अब उसको वो कंसेप्ट पूरा क्लियर है, उसको सी ब्रीज लैंड ब्रीज नींद में उठा के पूछोगे तो पूरा कंसेप्ट बता देगा, ये इस वजह से होता है 4th क्लास में। ठीक बात है। तो अब वो मैडम के पढ़ाने में मेरे पढ़ाने में उसको फ़र्क है। अब वो सब घर में भी ये बोलता नहीं मैं उनसे पढ़ूंगा, पापा से पढ़ूंगा, वही पढ़ा देंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि बोले रट लो, लॉजिक नहीं समझना, कंसेप्ट नहीं समझना। और अभी तक कैरी कर रहे हैं वो सब। हाँ, अभी भी कैरी हो रहा है, चल रहा है एक्चुअली टू बी फ्रैंक किसी गवर्नमेंट को उसकी पड़ी ही नहीं है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में उनके एफर्ट हैं, जो प्राइवेट स्कूल में वो एफर्ट करते हैं कि चीज़ें बेटर कर पाएँ, बट वो लोग भी फिर उसी सिस्टम से पढ़ के आए हुए होते हैं जो लोग आए हुए। हाँ, तो ये सारा क्यों होता है, जो मुझे पर्सनली फील होता है, जैसे मैंने बताया कैरियर को लेके लोग दूसरे लोग कभी रुक के जीवन में ये सोचते ही नहीं कि मुझे एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा हूँ ये सही भी है कि गलत है। मैं मेरे अपने खुद के थॉट प्रोसेस पे खूब सवाल खड़े करता हूँ कि कभी ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत ही हो। ये कौन गारंटी लेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। बिल्कुल ठीक बात। जैसे मेरा हमेशा से एक मानना है और मैं बहुत बोलता हूँ कि लोग आपस में मतलब गलत नहीं होते, बस अलग होते हैं। ठीक बात। लोगों का थॉट प्रोसेस आपकी मेरे से बात नहीं बन रही, आप और मैं दोनों गलत नहीं है, आप मेरे लिए गलत नहीं, मैं आपके लिए, हम बस अलग हैं, अलग थॉट अलग है। तो आपको अपने थॉट पे भी सवाल खड़े करने चाहिए, उससे आपका एक अपने आप में एक बेटर वर्जन निकल के आएगा। अभी तक के जो यूथ है, अभी कुछ जो कई लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, तो इसी चीज़ का जो आप कह रहे हैं थॉट प्रोसेस पे क्वेश्चन करना, तो लोग ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की तरफ बढ़ जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करते करते खुद पे भी उस क्लियरिटी में, मतलब क्वेश्चन करना और शक करने में फ़र्क है। शक नहीं करना अपने ऊपर, बस ये करना है कि हाँ कभी ऐसा ना कि मैं ब्लंट तरीके से हर चीज़ सही मानते हुए कि मैं ही भगवान ब्रह्मा हूँ और मैं बस आगे बढ़े जा रहा हूँ। बीच बीच में रुक के अपना इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ओके मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है। दूसरे का भी, आपके जो कॉन्ट्रा व्यूज है उन्हें भी देख लो, एकदम न्यूट्रल हो कि हाँ यार ये 2 पॉइंट तो पर ठीक कह रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो उससे आपको अपना वर्जन बेटर करने में हेल्प मिलती है। तो मैं अपनी पूरी जर्नी में यही करता आया हूँ। तो इसलिए मुझे कैरियर को लेके मैंने खूब सोचा, मतलब कैरियर क्यों ये टर्म एक कॉइन की गई, कैरियर क्या है। मतलब मेरे जैसे मैंने बताया, मेरे लिए मेरे घर के खर्चे चलते हैं अच्छे तरीके से, मुझे किसी मतलब फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम ना हो, जो कि मुझे नहीं है। और क्या मतलब फाइनेंशियली मुझे अगर टचवुड भगवान की एक दुआ ये रही है कि आज तक मुझे अगर 500 रुपये की जरूरत पड़ी है तो मुझे जेब में 1000 रुपये रहे। और मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने सोच हमेशा बड़ी रखी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, तो कैरियर को लेके मेरा ये मानना है कि अब से 20 साल पहले इंडिया में 3 तरीके की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, ये 3 थी। कैरियर क्या होता था, इसी में कैरियर होता था क्योंकि इन्हीं की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है। फिर कंप्यूटर आ गया 90s के बाद। अब इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़े ऑफिस चलते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस चलते हैं, प्राइवेट ऑफिस चलते हैं। वहाँ पे एक नई नीड क्रिएट हुई कंप्यूटर कि कंप्यूटर वाले लोग चाहिए। फिर आपको बताया जाने लगा कंप्यूटर में कैरियर है। ठीक बात है। फिर थोड़े दिन बाद पता चला अब कंपनियां तो बन गई, खड़ी भी हो गई। 90s के सब बाद ही हुआ ना, एलपीजी के बाद। एलपीजी आया मनमोहन उसमें जब वित्त मंत्री थे, उसके बाद ही सब चीज़ें डेवलपमेंट हुई। फिर बोला यार कंपनी तो बन गई बड़ी बड़ी, अभी मैनेज करने वाले लोग चाहिए। फिर आप देखो 2000 में के आसपास आपको एमबीए में कैरियर बताया जाने लगा कि एमबीए बड़ा कैरियर है, जो एमबीए करेगा उसी का कैरियर चलेगा। फिर जैसे जैसे नई नई चीज़ें इंडिया में आती रही, फिर ऑटोमोबाइल में एकदम बूस्ट आया तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कैरियर बताया जाने लगा। तो जो जो टेक्नोलॉजी आती रही, इंटरनेट आने के बाद एक तरीके से बहुत सारे जो, हाँ, तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली व्हाट इज कैरियर, इफ यू वांट टू बी ए स्किल्ड लेबर, नथिंग ये है उसका मतलब। हाँ, जो लोग धंधे बड़े बिजनेस या कुछ भी चला रहे हैं उनको स्किल्ड लेबर चाहिए। उन्हें जिस चीज़ की स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी समाज में, सोसाइटी में, वही कैरियर के रूप में चलने लगेगा। एक तरीके से ट्रैप कह सकते, नहीं ट्रैप भी नहीं, उनको नीड है बेसिकली। देश कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, वो नीड भी है। बट आपको उसमें ये करना, इतनी बड़ी मशीनरी में आप एक छोटे पुर्जे हो, आपके निकल जाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आप अगर अपना जीवन फ्री माइंड होकर जीना चाहते हो तो ओके, तो आप डिसाइड कर सकते हो। इस पूरे जर्नी में अब तक के जैसे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होती होंगे आपके, मतलब जो लोग आसपास आते हैं
वो कितना प्रभाव डालते हैं? दोस्त है, फैमिली है, प्लस में ये इन लोगों का कितना इम्पैक्ट और रोल होता है? मेरा इम्पैक्ट मेरे ऊपर तो मैं नहीं होने देता हूँ। हम्म, मैंने एक चीज़ सिंपल सी तय कर रखी है अपने जीवन में बहुत अर्ली डेज से। जब मैं 16-17 साल का था तब से 2-3 चीज़ तय कर रखी है कि एक तो मुझे जो करना मैं मुझे मेरे हिसाब से करना है, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। ठीक, मैं मेरे लाइफ के डिसीजन खुद लूँगा। इवन मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मेरे से इस चीज़ को लेके हमेशा नाराज पहले भी, अब तो नहीं रहते खैर, अब तो उन्हें लगता है कि चलो वेल टू डू, मतलब हाँ, है सब कुछ चल रहा ओके है। ओके चल रहा है, तो अब कोई कुछ नहीं कहता। बट मेरे अर्ली डेज में मुझे पूरा स्ट्रगल याद है। वो कुछ कहते थे मैं उसको करता ही नहीं था, मैं अपने हिसाब से चलता था पूरा, बहुत स्ट्रगल होता था। बट फिर भी मैंने अपने ही सुनी है, अच्छा, मैंने उनकी लेकिन नहीं कोई सुनी। आसपास मोटिवेट करने वाला था आपके, जो इस पूरे ऐसा रहता था कि भाई इस चीज़ को करो, चाहे ऐसे करो वैसे करो, कोई तो एक होता होगा, ऐसा कुछ रहा है अभी तक? ऐसा मैंने कभी जर्नी में नोट नहीं करा कि कोई ऐसा आदमी मेरे साथ कभी रहा हो कि कोई, मतलब हाँ मेरी वाइफ है वो बहुत अर्ली, बहुत मेरी शादी से भी बहुत पहले से मेरे साथ है, तो वो एक मोटिवेटर फैक्टर रही है कहीं ना कहीं। बट ओवरऑल उस पर मैंने अपने थॉट प्रोसेस में किसी को इंटरफेयर नहीं करने दिया है कभी भी। और उसी से आपका जीवन, जब आप खुद के डिसीजन लोगे और दूसरे का इंटरफेयर नहीं करोगे लोगे, तो आप अपने डिसीजंस को ऑन करोगे। और आप जब तक डिसीजंस को ऑन नहीं करोगे आप उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। दूसरे का डिसीजन आप उतने तन्मयता से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, आप अपना डिसीजन पूरी एनर्जी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे आपने एक, आप जब से अब आप ये अभी इस ट्रेडिंग और इस सब शेयर मार्केटिंग के आप प्रोफेशंस में बहुत सारे आपने जर्नी सीखी, मतलब बहुत सारी लर्निंग्स रही हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स की लर्निंग जो है बहुत ही ज़रूरी है आजकल के यूथ में भी, जैसे कि बहुत जल्दी पैसा आ भी जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो बहुत सारी, आपको क्या लगता है कैसे किसी को फाइनेंशियल अपने मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस तरह से प्लान करनी चाहिए, इसके ऊपर अगर आप? देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने आपको क्या बताया, पहला तो आपके जो बेसिक नीड्स हैं, पहला प्लानिंग तो ये है कि आपके डेली खर्चे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। वो पूरे हो गए, उसके बाद अब आपको कुछ सेविंग्स करनी है, सेविंग्स होनी चाहिए, करनी चाहिए। मुसीबत कब किस पे कैसे आ जाए कोई वो नहीं, वो किसी को नहीं पता है। तो जितना आपके खर्चों से बचे उतना आप सेविंग करो। मतलब मैं तो मैंने क्या बताया कि बड़ा ही अजीब तरीके से मैं स्टॉक मार्केट में आया। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं स्टॉक मार्केट में आके काम करूँ। मुझे पता, कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि मैं स्टॉक मार्केट में जाऊँगा और यहाँ पे कुछ अच्छा करूँगा। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पे आने की जर्नी क्या हुई, बीच में 2-3 बिजनेस सेटअप किए, वो सब अच्छे चल रहे हैं अभी भी। एक दोस्त आया, बहुत खास मित्र, आके उसने बोला यार मैं ना स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ और तू ये कुछ पैसे लगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे इंट्रोड्यूस। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कितने रुपए लगाने हैं? बोला 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। बोला ठीक है। मैंने डीमेट ओपन करा, मैंने उसको 5 लाख रुपए डाल के दे दिए। उसने मुझे कमिट किया 5-6% का मंथली आराम से निकल जाएगा। तो मुझे लगा ठीक है ओके, 5-6 लाख, मतलब 5 लाख पे अगर 40-20-25 हज़ार भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पैसे 2 महीने में हो गए जीरो, जो 5 लाख थे उसने सब लूज कर दिया, पूरा लूज कर दिया। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, दोस्त है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उस समय तक पैसा ठीक ठाक मैंने दूसरे बिजनेस में बना लिया था, तो मुझे इसकी कोई लोड नहीं थी। तो उसने बोला यार पिछली बार नहीं गड़बड़ हो गई थी, एक बार और करते हैं। मैं बोला ठीक है, मैं उसको 5 लाख फिर दे दिए। उसने फिर वो 2 महीने फिर उड़ गए। तो मैं उसको बोला अब तू हट साइड, पैसे डुबोना है तो मैं मेरी समझ से डुबाऊंगा, तेरी से नहीं। मैंने फिर खुद डाले पैसे, फिर मैंने डुबाए और 5 लाख। ऐसे करते करते 20-22 लाख तक डुबा की जर्नी मेरी डुबाने की स्टार्टिंग में हो गई। स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोगों की वो होती है। यहाँ सब कुछ शुरू में क्योंकि सीखे होते नहीं, पता होता नहीं, ईजी मनी लगता है कि तो मैं तो कर लूँगा, मेरा मन कर रहा है कि आज बाजार ऊपर जाएगा, मन से सब चल रहा होता है। अच्छा, हाइपोथेटिकली सब चल रहा है, हो कुछ नहीं रहा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये ऐसे नहीं चलेगा, ये तो सीखना ही पड़ेगा और कायदे सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया। 19 में मैंने स्टार्ट किया, तभी 20 में कोविड वगैरह सब आ गए। फिर सीखने के प्रोसेस में मैं इसमें बहुत डीप, जैसे मेरी बाकी जगह पे भी वही फिलॉसफी रहेगी, जो काम करो पूरा घुस के। तो इसमें इतना घुस गया कि फिर मुझे लगा यार इसको तो कैरियर बनाया जा सकता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म 1-2 साल के लिए क्या दिक्कत है, जब तक ये कोविड चल रहा है।
कि 2 साल इसी को करते हैं, हम्म। तो मतलब लॉन्ग टर्म ऐसा वो कैरियर नहीं कि पूरा उस जिंदगी भी तरीके यही से करना है। हाँ करिए तो 2 साल के हिसाब से मैंने सोचा घर ही तो पड़े हैं, हाँ, लॉकडाउन लगा पड़ा है बिल्कुल। और सीख रहे हैं, हाँ। इंटरनेट चल ही रहा था, बाकी सब बंद था। और पूरे कोविड के दौरान सारे बिजनेस बंद हो गए, स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक सिंगल मिनट भी स्टॉक मार्केट बंद नहीं हुआ। हाँ। तो हमने सोचा इसी को करते हैं कुछ दिन। हम्म। तो सीखा, सीखने में अच्छा लगा, तो थोड़ा फिर इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ा पैसे भी आने शुरू हुए। और फिर मैंने मेरी जो की लर्निंग्स थी वो मैंने शेयर करनी शुरू करी सोशल मीडिया पे, तो मुझे अच्छा ट्रैक्शन मिला। अच्छा क्या, खूब अच्छा ट्रैक्शन मिला। अच्छा। मतलब इतना अच्छा मिला कि 1 साल में मैं मतलब इंडिया में जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, वेल टू डू, वेल नोन रिकॉग्नाइजेशन हो गई। हाँ। मतलब अभी इंडिया में कोई भी ऑप्शन सेलर होगा तो वो बाई नेम सब जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे अच्छा रिकॉग्निशन मिला, तो मुझे लगा चलो जब तक कुछ और नहीं करते तब तक इसे ही करते हैं। तो राइट नाउ मैं अभी यही कर रहा हूँ। बट हाँ, अभी ये नए फाइनेंशियल ईयर में कुछ नए प्लान्स हैं उस हिसाब से कि अब यहाँ से थोड़ा कम करके। इस मतलब आपको एक चीज़ मतलब मैं ऐसे समझना चाहता हूँ, प्रीवियस जर्नी में बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पे आदमी टूटता है, एक तरीके से नहीं होता है कि यार छोड़ देते हैं, बड़ा ये डिसीजन गलत हो गया, वो डिसीजन गलत, तो उस समय क्या सोचते क्या है आप, चाहे क्या फील आती है, फिर कैसे आदमी मूव करता है प्रोसेस? देखो ये सबके साथ होता है कि आपको डिसीजन ऐसा लगे, आपके कोई डिसीजन गलत हो जाए और फिर आप उसको रिग्रेट करो। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने बहुत यंग एज में 2 चीज़ें तय की थी। तो उसमें से हमने एक डिस्कस की थी कैरियर वाले टर्म को लेकर, अब दूसरी बताता हूँ। दूसरा यही पॉइंट था जो मैंने 17-18 साल की एज में मतलब सोच लिया था कि मुझे इस प्रोसेस में जीवन चलाना है। तो दूसरा मैंने ये तय किया था, मतलब मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि ज़्यादा सोच इरादों को कमज़ोर करती है। आप जितना किसी को लेकर सोचोगे ना, आपका वो डिसीजन उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। तो जितने भी इफोर बट प्रोज एंड कॉन्स हैं, फटाफट 1-2 दिन में एनालाइज करके जहाँ डिसीजन लेना है फटाफट डिसीजन लो और फिर अपने डिसीजन को ऑन करो कि मेरा डिसीजन है, खड़े रहो। और 100 में से 20 डिसीजन गलत जाएंगे, नोबडी इज गॉड, कोई भगवान तो है नहीं कि मेरे सारे डिसीजन सही चले जाएंगे। लोग कभी एनालाइज नहीं करते कि 100 के 100% डिसीजन तो पूरी दुनिया में किसी के सही नहीं गए हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, वो लाइफ का हिस्सा है, आप उसे नहीं बदल सकते हो। तो उन पर रिग्रेट करना बंद ही कर दो जो गलत जा रहे हैं। बस ये सोचो कि हाँ 100 में से 20 गलत हो रहे हैं, ओके विद इट, वो होंगे, ह्यूमन एरर हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं होती है। उनको ऑन करो और आगे निकल जाओ कि ओके ये हो गया, ठीक है, बंद करो, आगे बढ़ते हैं। लाइफ आप आज जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप अब से 5 साल बाद रुक के देखना कि क्या वो प्रॉब्लम्स थी। या आप अब से पिछले 5 साल की कोई अपनी प्रॉब्लम सोचो कि जिसको लेके आप कभी बहुत टेंशन में थे उस समय पे, क्या आज आपकी पूरी लाइफ में कोई मैटर भी करती है वो प्रॉब्लम? आप खुद पे एनालाइज करना, आपको पता चलेगा मैटर ही नहीं करती। ठीक है। और आज जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ फेस कर रहे हो, 5 साल बाद तो मैटर भी नहीं करेंगी। तो डिसीजंस को ऑन करो और आगे बढ़ते रहो। तो मैं तो ये फिलॉसफी अभी भी रखता हूँ। हाँ, स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है, अर्ली डेज में जैसे लॉस हुए, अभी भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ही। हाँ, ये कि हमारा टारगेट रहता है क्वार्टर हम प्लस में, ईयर हमारा प्लस में चल रहा है, तो बीच में महीने खराब आते हैं, कोई वीक खराब आता है, कोई दिन बहुत खराब चला जाता है कि जो कर रहे हैं उल्टा पड़ रहा है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया गलत। अब खूब ऐसा होता है कि ऑफिस में हम रहते हैं, खूब अच्छे लॉस हो जाते हैं, मतलब 5-6 फिगर में लॉस होते हैं, 6 फिगर तक चले जाते हैं। शाम को सिस्टम बंद करते हैं 3:30 बजे, ओके चलो घूमने चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता हो पार्ट ऑफ द गेम है, वो होगा। क्योंकि 6 और 7 फिगर में पैसा आता भी है एक दिन में, तो एक दिन में वो जाएगा भी अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वो लाइफ का पार्ट है। हम बस ये देखते हैं क्वार्टर मैं ग्रीन में हूँ कि नहीं हूँ, क्वार्टर में प्लस में हूँ, ओके सब माफ, आगे बढ़ अगला क्वार्टर। तो आप बड़े फ्रेम पे अगर लाइफ को देखेंगे तो छोटे फ्रेम की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। अपने एक तो जैसे काम धंधा होता है आदमी के लिए, और ये सब चीज़ों से लोग सेटिस्फैक्शन ड्रॉ करते हैं, और भी सोर्स होता है आदमी, जैसे अपने लिए होता है कि भाई मुझे शांति मिलती है इस काम से। तो आपके पास ऐसा कोई और मतलब जैसे सोर्स ऑफ पीस होते हैं आदमी को अपनी जर्नी के लिए, तो क्या? और काम के अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास यही है ऑप्शन, उसके अलावा मेरे पास यही। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने जीवन में जितने भी काम किए, नौकरी के बाद, नौकरी फुल टाइम जॉब थी, नौकरी के बाद मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे कभी कोई रेस्ट्रिक्शन मैंने नहीं रखी, मुझे इस टाइम जाना है या आना है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ ऑफिस में मन नहीं होता तो मैं घर से करता हूँ, घर से मन नहीं होता है कहीं भी AWS पे मेरा सब चलता है, AWS पे लगा के ट्रेड लगा के छोड़ दी और फिर घूमते रहो। तो फ्री रहना है। और उसके बाद जो मुझे लगता है कि पीसफुल, या उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा है। तो मुझे घूमने का
अच्छा खासा वो है, शौक है, तो मैं कंटिन्यूस कहीं ना कहीं, जैसे अभी शायद मैंने आपसे तब डिस्कस भी कर रहे थे कि 20-25 दिन गाड़ी लेके साउथ इंडिया घूमने जाऊंगा अच्छा। पूरा। तो फिर जब मैं घूमने जाता हूँ तो फिर कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई काम नहीं, मतलब ऑफिस के फ़ोन भी नहीं, सब ऑफिस में उस जो है वो तरीके सब से। वो हैंडल करेंगे, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। आके फिर देखूंगा अब ठीक है क्या करना है, स्टार्ट काम में दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। आपके लिए फैमिली कितना मैटर करती है, मेरे क्या लिए तो है बहुत ज़्यादा फैमिली? मैटर करती है। मतलब मुझे तो पर्सनली यही फील होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो ठीक है, उन्हीं के लिए, वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपका घर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए, जो मेरा मानना है कि घर के दरवाजे के अंदर पैर रखते ही बाहर आप जितना शोरगुल में थे मेंटली और जितने भी परेशानियों में थे, वो अंदर घर के अंदर जाके चीज़ें खत्म। ख़त्म हो जानी चाहिए। घर एक ऐसा आपका प्राइवेट एरिया होना चाहिए कि जहाँ सेफ फील करो मेंटली और फिजिकली। फिजिकली तो करना ही है, मेंटली भी, कि अब यहाँ के मुझे शांति है एटलीस्ट। तो मैं खूब करता हूँ जब थोड़ा ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं बिजनेस में भी, तो उसकी इतनी लोड नहीं लेता, आराम से क्या करता हूँ, घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मतलब शायद मैं कुछ ही चुनिंदा लोगों में से होगा जिनकी अपनी वाइफ से लड़ाई नहीं होती। अच्छा। ठीक है, तो हमारी कभी कोई किसी चीज़ पे कोई लड़ाई नहीं होती, दोनों खुश रहते हैं। अच्छा, उसका एक रीज़न ये भी कि हम इकोनॉमिकली स्टेबल रहे हैं हमेशा। अच्छा। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है नहीं, ये भी एक कि शायद लड़ाइयाँ लोगों में इकोनॉमिक जब प्रॉब्लम्स रहती हैं तो हो होती है, जाती है। तो हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, जितना जैसे खर्च करना है उसकी कोई समस्या, कभी कोई लिमिट नहीं रखी। तो वो एक सुकून का मैटर है कि घर में लड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब खुश रहते हैं। तो घर में जाके मैं क्या करता हूँ, 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार फ़ोन ऑफ करके घर पे आराम से रहता हूँ, और फिर पूरे दिन मेरा नेटफ्लिक्स चलता है। अच्छा। तो लगातार दिन रात दिन रात दिन रात, सुबह 4 बजे तक देखता हूँ, सो जाता हूँ 3 घंटे, 7 बजे फिर टीवी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा। तो फिर मैं ये स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। फिर 4 दिन बाद घर से निकल के ऑफिस जाता हूँ कि हाँ भाई अब 4 दिन का रेस्ट हो गया, बताओ क्या करना है। अच्छा। तो किस वो तरह की मूवीज देखते हैं आप, किस तरह का? कोई भी सीरीज अच्छी सी हो, ड्रामा, साईफाई। लेटेस्ट में कौन सी देखी आपने? अभी तो 3-4 देखे होंगे इकट्ठी। अच्छा। हाँ, वो तो अभी चलता यही रहता सब है। चलता रहता है। बहुत सारे अभी जैसे ना बच्चे हैं जो 18-20 साल के एज में हैं, और हो सकता है कि मतलब थोड़ा बहुत आप करेक्ट करें कि जो हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं 35 और 30s के बाद, वो उस थॉट प्रोसेस में चले गए हैं, लेकिन स्पेस जो है अभी भी वही है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से लोग कैसे बाहर निकले, और इस तरीके से मतलब जो है फंसे हुए, चाहे ऐसे कह सकते हैं, तो देखो, एक तो ना ऐसे नहीं समस्या होता। क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि माइंड जो है बहुत आगे चला गया है। हाँ हम वो रहे थोड़ा हुए सा हैं। डेवलपमेंट तो हुआ है। आजकल के जो बहुत। यंग एज या जो बच्चे हैं वो समय से थोड़े से आगे हैं। अच्छी बात है, होने भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे टाइम पे हमें कॉलेज तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, जो आज के बच्चों को मतलब वो एक्सपोजर कह लीजिए। एक्सपोजर है, हाँ। इंटरनेट है, हाँ, बहुत सारी कम्युनिकेशन मोड इतने ज़्यादा हो गए ना, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें कम्युनिकेट होकर फटाफट, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है तो आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाते, इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो वो इतना इन्फॉर्मेशन उनको जो अब फीड मिल रहा है, तो वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं पूरी दुनिया से, तो थोड़ा आगे चला जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको लाइबिलिटी ना समझे, कि मतलब उसको परेशानी ना समझे, कि परेशानी नहीं है, आपको उसको एज ए टूल यूज़ करना चाहिए। अच्छी बात है, आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप जितना चाहिए उतनी लो ना, आप फालतू लो ही मत। आपको लग रहा है जैसे मेरा है, मुझे सोशल मीडिया जब तक मैंने चलाता हूँ, जब मैंने मन नहीं करता, एक महीना देखता भी नहीं। अच्छा। कि उसमें क्या चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको वो तय करना पड़ेगा जीवन में रुक के, सभी को अपने अपने लेवल पे, कि मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी चीज़ें चाहिए, या कितना आगे की मुझे चीज़ें सोचनी है, और कहाँ पे मुझे रुकना है। अपने लिए बाउंड्री सबको सेट करनी पड़ेगी। एक बार अपने लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, लाइफ ना प्लान से चलती है, आपको पूरा एक प्लान करना पड़ता है। जैसे थॉट प्रोसेस, कि मैं चीज़ों को कैसे लूँगा, मेरा चीज़ों के लिए एटीट्यूड कैसे रहेगा, मैं डिसीजंस किस टाइप से लूँगा, जल्दी लूँगा, लेट लूँगा, डिसीजन ले लूँगा तो फिर रिएक्ट कैसे करूँगा, गलत हो जाएंगे तो मेरा रिएक्शन क्या होंगे, फैमिली के साथ मुझे किस लेवल पे इंटरेक्शन करना है, कैसे, ठीक है, जो है बातें हैं। वो आपको तय करना पड़ेगा हर किसी को। अच्छा। आप भगवान में विश्वास रखते हैं? मैं आज तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि मैं एग्जैक्टली विश्वास रखता हूँ नहीं रखता हूँ, मतलब ये भी एक सोचने का विषय है। अच्छा। खाली देखो, मैं पूजा पाठ करना, अगर विश्वास करना तो वो मैं करता हूँ। अच्छा। कि मैं सारे नवरात्रे, मतलब मुझे याद नहीं मैं कब से रखते आ रहा हूँ फास्ट, 9 के 9 फास्ट नवरात्रे पे, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, सब फास्ट। और आई थिंक 1 या 2 मेरे
जो 3 ज्योतिर्लिंग बचे होंगे, हम्म। 9 मैंने ज्योतिर्लिंग भी दर्शन कर लिए अच्छा। और शायद कहीं कहीं बार कर लिए होंगे। अच्छा। तो आप मंदिर कोई बोलो इंडिया में तो उसमें से 90% मैंने गए। गया तो हूँ। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है अभी तक? कन्फ्यूजन ये है ना कि मैं भी यही नहीं तय कर पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चल रहा है, क्योंकि हमें बेसिकली सिखाया जाता है बचपन से। मतलब ये मैंने डिसाइड नहीं करा कि मुझे सब करना है। हाँ, मतलब ये मिला है मुझे। मेरी फैमिली अपब्रिंगिंग या मुझे बोलो कि कस्टम्स है हमारी फैमिलीज के, उससे या मिला है। हमें मिलता है ये, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर आगे हो ट्रांसफर होता है। तो अगर मैं मेरी एज ए पर्सनल इंडिविजुअल अपने बारे में सोचूं तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सब करना है। हाँ, मुझे मैं करता हूँ, मेरा एक वो बन गया, रिचुअल बन गया। उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हाँ, हूँ। मैं ऑन करता हूँ उसे कि मैं करता हूँ, बट मेरा ये नहीं कि इससे मुझे कुछ वो मिलेगा, कोई फल मिलेगा या भगवान प्रसन्न होंगे या मुझे इससे कुछ मेरे जीवन में। मैं पूजा करता हूँ, मेरी पूजा 1 मिनट की भी नहीं होती है। अच्छा। मैंने आज तक कभी कोई मतलब आरती पाठ वो सब नहीं करे, मुझे आते भी नहीं है। मैं बैठता हूँ मंदिर के आगे, मेरे घर में एक मंदिर है, सुबह नहा धो के जब फास्ट रखता हूँ, दिया जलाता हूँ, धूपबत्ती जलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भगवान बस जैसे चल रहा है जीवन, कुछ नहीं चाहिए, बस चलते रहे। ऐसे चलता रहे और हम खुश रहें, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब है जो अपने आप हो जाएगा। तो मैं बस यही 2 लाइन में मेरा प्रार्थना समाप्त हो जाती है, यहीं से शुरू होती है। तो वो सोचना चाहिए कि हाँ क्या मुझे ये करना भी है कि नहीं करना है, बट हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ शायद और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो रिलीजन है ना, मेरा ये मानना है अगर आपको उसमें शांति मिलती है तो आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, बट लेकिन सोचना भी चाहिए कि क्या ये मेरा डिसीजन भी है कि नहीं है। सही बात। बहुत लोगों ने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी होगी कि जो मैं रिचुअल्स फॉलो कर रहा हूँ मेरे रिलीजन के, तो क्या वो मैंने खुद डिसाइड करे कि मुझे करने हैं, बिल्कुल। या मैंने मेरे माँ बाप मुझे- के उनको फॉलो करते 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 मेरे रूटीन में आ गए बस। तो आप इसी कंफ्यूजन में हैं अभी? हाँ, मैं कह सकता हूँ टू बी फ्रैंक अच्छा। कि आगे अभी तक तो आप मान सकते हो कि हाँ मैं भगवान को विश्वास हाँ, करता मतलब हूँ, मान लो, लेकिन बट आगे का अगर कुछ और मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ या मुझे लगा कि नहीं नहीं ये सब से मतलब मुझे कुछ शांति नहीं मिल रही है, तो मैं शायद कुछ और मोड चेंज करूँ, बट अभी यही है। आगे फ्यूचर क्या क्या होगा किसी को नहीं पता है। देखो आदमी का थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, एज के साथ भी चेंज होता रहता है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज हाँ, हर दिन। किसी आदमी को जैसे लोग क्यों बोलते हैं, आपने तो 10 साल पहले ये बोला था। वही सबसे बड़ा एक जो है, आजकल मैं सोशल मीडिया हो पर सकता देखता है आज हम हूँ जो पुराने conversation- ट्वीट किसी के उठा के उसको चिपका दें, 10 साल पहले तुम्हारा ये राय थी। हाँ। अरे अगर कोई आदमी राय चेंज कर रहा है तो वो एक ज़्यादा बेटर, एक अच्छा वो है सिम्टम, अच्छा। एक अच्छी चीज़ है कि वो कम से कम थॉट प्रोसेस में है कि अगर वो 10 साल पहले उसका कोई और राय थी, इसका मतलब उसने अपने आप को करेक्ट किया है। लेकिन ये राय वाली चीज ज्यादा ना लोग पॉलिटिकल उससे रिलेट करके ना उसको डिफाइन करने लगते हैं कि भाई ये बयान बदल दिया, चाहे बातें बदल दी। बहुत सारे लोग लर्निंग में सीखते तो हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि लोग जो है उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। हाँ, फिर वो हो सकता है कि पार्टी बदलते लोगों की हाँ, चीज़ें बदल जाती हैं, वो एक अलग इशू है। मैं कह रहा हूँ जनरल चीज़ों पे भी सामान्य व्यक्ति कि अगर मैं सोचता हूँ कि यार अभी अभी मेरा रूटीन क्या है, मैं 5 घंटे सोता हूँ हार्डली, 5-6 लास्ट है, क्योंकि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान से वो रूटीन बन गया लाइफ का। ठीक बात है। तो आज 5 घंटे से ऊपर की नींद की मुझे कोई नीड नहीं है, मेरी बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ती, वो रूटीन में आ गई। अब उससे पहले मैं 8 घंटे 9 घंटे सोता था, तो अगर मैं तब सोशल मीडिया पे लिखता, मैं बोलता 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है, आदमी को लेनी चाहिए, मैं भी बोला ज्ञान देता। बट अब मैं वो ज्ञान दे सकता हूँ, नहीं 5 घंटे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे सफिशिएंट होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो तो मेरा चीज़ चेंज हो गई ना समय के साथ। और क्या पता और आगे एज हो जाए तो फिर से 8 घंटे की जरूरत पड़ जाए। हाँ, बढ़ती उम्र में तो फिर से थोड़ी कि मैंने सोच विचार चेंज कर लिया। आदमी की मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, उसकी एज, ये बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं उसके थॉट प्रोसेस को डिज़ाइन करने में, और उसके आसपास का समाज और ऑरा, वो किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस टाइप के इंटरेक्शन उसको पसंद आ रहे हैं, वो बहुत अफेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया बहुत अफेक्ट करता है अगर आप इस चीज़ को लेकर कॉशियस नहीं हो तो। बहुत ज़्यादा एक तरीके से इन्फॉर्मेशंस मतलब जितनी आ रही हैं वो एक तरीके हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ओवर इन्फॉर्मेशन का जमाना है, आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे पूरे, उससे ज़्यादा फिर से आ जाएगी। तो ओवर इन्फॉर्मेशन और हर चीज़ें बहुत मोमेंटरी हो गई, तुरंत तुरंत बदलती जा रही हैं बहुत सारी चीज़ें। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अभी जिस तरीके से एक तरीके से अभी एआई आया,
हाँ बहुत सारे ऐसे लोगों ने, चूंकि आप तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना है। हाँ चैट जीपीटी का जमाना है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के काम जो है एक तरीके से मशीन कर देगा। तो AI। हाँ, आपको लगता है कि बहुत, जब से इंटरनेट आया होगा उस समय भी लोग जो है कह रहे यार ये तो आ गया, बहुत सारा आसान हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो आसान हुई इंटरनेट से। देखो मेरा ये मानना है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है पूरी दुनिया में, उसको सिरे से शुरू में खारिज नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं, हम्म। अच्छा बुरा हर चीज़ का है। इंटरनेट से अच्छी चीज़ें हुई हैं बहुत अच्छी तो बुरी भी हुई हैं, हम्म, बुरी की भी कोई कमी नहीं है, लिमिट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बट उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते लाइफ से कि इंटरनेट हटा दो। हम्म, कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, हम्म। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लोगों के जीवन में बदलाव भी आए हैं। बहुत बहुत सारा इकोनॉमिकल बहुत अच्छा बदलाव लोगों के जीवन में आया है। ड्राइव हो रही है उसके ठीक है। इर्द गिर्द economic। तो AI अभी एक टाइप का समझो ग्रे एरिया मान लो, हम्म, कि अभी उसके बारे में ना अच्छा पता है ना बुरा पता है। हम्म, तो मेरा ये मानना है कि पहले आने देना चाहिए आने देना चाहिए। और यूज करना चाहिए, हाँ, फिर मतलब लोग देखते कर रहे हैं। हैं उसी अगर तरीके से। अच्छा नहीं होगा तो बंद कर देंगे। और बेसिकली दिक्कत क्या है ना पूरी दुनिया में, मैं मेरा ये मानना है, अभी शायद पिछले 15-20 दिन पहले हम ऑफिस में बैठ के डिस्कशन भी कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के बाद से दूसरा कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं हुआ है। हम्म, आप एक इन्वेंशन बताओ इंटरनेट के बाद जिसने पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक साथ तो नहीं होगा। इंटरनेट ने पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी बदल दी, उसके बाद कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं है। एवरीथिंग इज सेम। गाड़ियों के पास मॉडल चेंज हो रहे हैं, उड़ने वाली गाड़ी नहीं आ रही नहीं आ है, रही सब है। सड़क पे चल रही हैं। मोबाइल्स के केवल मॉडल चेंज हो रहे हैं, स्क्रीन किसी में छोटी, किसी में बड़ी, किसी में 2 कैमरे, किसी में 3 कैमरे। देयर इज नो न्यू इन्वेंशन। जमीन पे ट्रेन चल रही थी, अब ऊपर चला दे रहे मेट्रो। बस मेट्रो है तो कई प्लेटफॉर्म पे चल रही है कहीं ना चल रही कहीं। है, हाँ। तो कोई नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है जो आदमी जिसने बड़े उसमें मनुष्यता को एकदम पूरा एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले next जाए। level का। तो वो लास्ट इंटरनेट था। हम्म। इंटरनेट के बाद शायद AI वो नया डेवलपमेंट हो जो नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। लेकिन हो वो सकता है। उसका भी तो जड़ इंटरनेट ही है एक तरीके से। इंटरनेट तो उसकी जड़ है, लेकिन फिर वो किस किस फॉर्म में आएगी क्या पता, रोबोट हाँ। के फॉर्म में आ जाए हाँ। आपके घर में एज ए सर्वेंट, सही है बात ना। तो वो किस फॉर्म में आएगी वो नहीं पता है अभी। उसके ऊपर कर रहे हैं लोग एक हाँ। तरीके से काम। आप मतलब किसी ऐसे पर्सनालिटी को मानते हैं जो अभी तक आपके लिए पूरे इस लर्निंग में रहा हो, चाहे वो सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स रहे हों, चाहे एक तरीके से आप कोई भी ऐसी व्यक्तित्व? देखो मैं 2-3 लोगों को पर्सनली फॉलो करता हूँ। जैसे एक मैं गांधी जी का वो हूँ फॉन्ड बिलीवर, और दूसरा विवेकानंद जी का। तो ये 2 पर्सनालिटीज़ को मैं बहुत डीपली पढ़ा। मैंने बहुत ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज मैंने 100 से ऊपर पढ़ी होंगी मिनिमम। पूरी दुनिया में कोई पर्सनालिटी शायद ही बची हो इसकी बायोग्राफी मैंने, और इंडिया में मिला के मैंने बहुत बायोग्राफीज पढ़ी हैं। तो मुझे 2 पर्सनालिटीज़ से मैं प्रेरित होता हूँ, अच्छी लगती है। अच्छा, ये लोग हाँ, उनके जीवन का जो पूरा जर्नी है वो एकदम अल्टीमेट है। काफ़ी जो है अब तरह तरह की इंफॉर्मेशन हैं लोगों के बारे में, इसीलिए हम लोग समझते हैं। बहुत सारे जो पुराने ऐसे लोग हैं जिनको आज के टाइम पे हम लोग पढ़ने को लेकर जो है थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं है उस तरीके से, मुझे लगता है। पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना, पढ़ना छोड़ना चाहिए। अभी जब आप मेरे से मिले तो आपने पूछा था बुक फेयर क्यों नहीं जा रहे हैं कि नहीं इस बार। तो मेरा हर बार का था कि बुक फेयर इस बार इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछला 1 साल मैंने कुछ बुक्स अभी भी मेरी शेल्फ में पड़ी है। अच्छा। जो मैंने नहीं पढ़ी है, तो जब तक मैं उन्हें नहीं पढ़ लूंगा तब तक मैं नई बुक्स ला के तो नहीं रखूँगा। नहीं रख सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसका नहीं, कलेक्ट करके पढ़ना भी चाहिए। कलेक्ट करके सेल्फ में ला के रख दो, उसको कोई लॉजिक सजाने के लिए उसको कोई फायदा नहीं है। वो बस ये होगा कि अपना आपने सेटिस्फेक्शन, हाँ मैंने किताब ला के रखी है, कोई फायदा नहीं, उसको पढ़ो और ज़्यादा बेटर है। अभी एक आखिरी सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे सिंपली। बहुत सारे लोग सेटिस्फेक्शन वाले बात होते हैं कि बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ों में आदमी जो है अपने आप को मैनेज कर सकता है, सेटिस्फाइड कर लेता है कई सारी चीज़ों में, लेकिन एक नहीं होता है कि हर समय कुछ ना कुछ पाने की चाहत। आप मतलब बदल रहे हो आप भी, तो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन क्या है आपके हिसाब से? देखो मेरे लिए अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, जैसे मैंने क्या बताया, मेरे लिए लाइफ की जो जर्नी है ना, यही मतलब अच्छे से चले। मतलब जर्नी मेरे लिए वो है डेस्टिनेशन। जो जर्नी मैं इसको बहुत अच्छे से जी के जाना चाहता हूँ। मेरी जितनी एज चली गई वो तो अभी चली गई, उतनी शायद बची होगी आगे। तो इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता कि इसमें 3, 4, 5 आए। तो सेटिस्फेक्शन का मैंने कोई क्राइटेरिया अपने लिए रखा ही नहीं है।
क्योंकि आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते कोई क्राइटेरिया। मतलब बहुत सारे डाइवर्स आप जर्नी में है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं होता हाँ। कि रुकना, आदमी कहता है थोड़ा रुक लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। नहीं, रुकने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें मेरा ख्याल एकदम अलग है दो चीज़ों को लेके। मैंने क्या बताया, आदमी का थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। अब से अगर आप 15 साल या 12 साल पहले मेरे से मिलते तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, बहुत मेटलिस्टिक चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए और बहुत सिंपल सिटी में लाइफ जीनी चाहिए और दुनिया में रिसोर्सेज की कमी है और वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मेरे इस पर ख्याल थोड़े से चेंज हो गए। अच्छा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा करता था, वो रियो 1992 में इतने सब सम्मेलन हुआ करते थे, पूरी दुनिया के लोग आके बैठते हैं। वो तब बताते थे कि 10 साल में पानी खत्म हो जाएगा पीने का। अभी 30 साल हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। सो बेसिकली स्टडी भी, जो स्टडी आती है जिनके बेस पे हम ये मान लेते हैं कि सब खत्म होने वाला है, ये भी एक हाइपोथेटिकल वे में स्टडी है सब। कोई किसी के पास एग्जैक्ट फिगर तो किसी के पास नहीं है ना कि दुनिया में कितना पानी और कितना कंज्यूम हो रहा है। अब अफ्रीका के किसी गांव के किसी कोने में कितना पानी का दोहन हो रहा है आपको नहीं पता। कौन सा साइंटिस्ट लंदन की लैब में बैठ के बता देगा। तो जितनी भी रिपोर्ट सब आती हैं, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज या मिस यूज चीज़ों का नहीं करना चाहिए, बट अपनी ज़रूरत की चीज़ों में कमी नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ आपको अभी मिली है 20-30 साल, अब ऐसा 100-200 हज़ार साल बाद क्या होगा उसकी गारंटी तो मैंने नहीं ली है। ठीक है। और प्रकृति भी अपने आप को भाई मोल्ड करती है। प्रकृति को सब चीज़ें करनी आती है। जब प्रकृति को भी लगेगा कि आप ओवर हो रहा है, वो मारेगी, एक भूकंप या एक कुछ तो भी आएगा और फिर से सब तुर्की में बैलेंस कर देगी। तो प्रकृति को अपने आप को बैलेंस करना आता है। हाँ, ओवर लग्जरी की भाई मैं पानी भी ब्रिटेन से मंगा के पीऊँगा, वो तो सब बेकार की चीज़ें हैं। बट हाँ, ये कि मैं आरओ का पानी नहीं पीऊँगा, आरओ तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो गलत है। बीमार पड़ जाओगे भाई, आजकल इतना सा पानी पॉल्यूटेड हो गया। तो जो बेसिक नेसेसिटी है आज की डेट में जीवन जीने की, वो तो आपको चाहिए। उसमें बस ये कि आप थोड़ा बेटर ले लोगे, उसको लग्जरी समझ लो। बट हाँ, मैं बोलूँ मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, यार्ड चाहिए और वो चाहिए, वो फिर एक्स्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में चला गया, उसकी ज़रूरत नहीं। बट जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए उतनी रखो। और जीवन में ये कोई सेटिस्फेक्शन का आधार नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। जितना आपके पास पैसा है उसमें से एक पार्ट सेव करके, कुछ इन्वेस्ट करके, जितना बचे उसको यूटिलाइज करो अपने जीवन में। अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव में थे, ठीक, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत से काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत से काम किया, बच्चे से बड़े कर दिए, एवरीथिंग किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत कमी में बिताई चीज़ों को लेके, और ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी, बट ही वांट्स टू सेव। अच्छा। तो उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट बैंक में सेव कर दिया। ठीक है। अब उनकी जर्नी लाइफ की हो गई ख़त्म, वो स्वर्गवासी हो गए। अब वही सारा जो बैंक बैलेंस, एफडी और वो सब था 7 फिगर में, वो उनके बच्चों के पास आ गया। ठीक, 7 फिगर में अमाउंट है। अब उनके बच्चों ने भी एग्जैक्ट वही सेम प्रक्रिया अपना के वो सब वापस एफडी में है। तो वो पैसा 30 साल से बैंक यूज कर रहा है, वो उस पैसे को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पैसे का भी क्या ही फायदा, फिर उसके पीछे कमाने के लिए क्यों दिन रात भागना। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ आज की डेट में, तो मुझे उसको यूज भी करना चाहिए, एक पार्ट उसका। सही बात। मैं ये नहीं कह रहा सब उड़ा दो, आप सेविंग्स करो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करो, घर भी खरीदो अपना, गाड़ी भी ले लो एक, उसके बाद फिर अपने जीवन के खर्चे भी करो। बिल्कुल कि आपका मन कर रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाओ, क्या दिक्कत है। आपका मन कर रहा है मुझे कहीं घूमने जाना, भाई चले जाओ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, कुछ सेविंग करते रहो, कुछ खर्च करते रहो, बैलेंस बना रहना चाहिए। अति दोनों तरफ की बुरी है। पूरा ही बचा के रख दूंगा बैंक में और उसको कोई यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है, मैं भी चला गया, मेरे बच्चे भी चले गए, वो जनरेशन टू जनरेशन बैंक यूज कर रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बैंक लोन दे रहा है। हाँ, और मैं सारा पैसा उड़ा दूंगा और कुछ सेव नहीं करूंगा, उसका भी कोई फायदा नहीं। अति हमेशा बुरी होती है। आपको ना गौतम बुद्ध बोलते हैं मध्यम मार्ग चाहिए। तो मध्यम मार्ग यही है कि एक बजट बना लो। जैसे हमारा क्या रहता है, जैसे मेरा सिस्टम क्या रहता है कि मेरा जितना नेटवर्थ है, जो मेरा कैपिटल है, मेरा इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट का बढ़ता चढ़ता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ, मैं भी मान लो साउथ इंडिया टूर पे जाऊँगा पूरा 20-25 दिन के लिए फैमिली के साथ,
तो मैं उसमें मेरे नेटवर्क का 1-2% अगर चला भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या 4% भी मैं महीने का उतना बना लेता हूँ। तो मुझे पता है 2-4% चला भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाऊँगा तो पूरा फैमिली के साथ पूरा वो भी एंजॉय करे, मैं भी एंजॉय करूँ, तो वो ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो लोग इस बैलेंस को नहीं बनाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ में 200 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं गए हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल है। और आप भी जानते होंगे। बहुत यहाँ की तो बात है, आप पूरे देश में भी चले जाओ, हाँ। बाद में कोई लोग गांव में ही पैदा होकर वहीं मर जाते। देखो उनकी मैं मजबूरी कह सकता हूँ कि उन पे फाइनेंशियली वो हाँ, नहीं है। मैं फाइनेंशियल स्टेबल लोगों की बता रहा हूँ जो 200-300 किलोमीटर से बाहर लाइफ में नहीं गए हैं। गाँव में भी जो फाइनेंशियल स्टेबल लोग हैं वो नहीं करते हैं खर्चा, तो थोड़ा सा करना चाहिए, लाइफ जीने के लिए मिली है। अब मर के चले जाओगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो जितना कमा रहे हो कुछ बचाते रहो, कुछ खर्च करते रहो, लाइफ जियो। और सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं होता, सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। कमाने में क्या दिक्कत है? मतलब मैं क्यों बोलूँ कि मैंने आज 10 करोड़ कमा लिया, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, क्यों? अच्छा, मुझे कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही है ना, मतलब करने के लिए एक तरीके से उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। हाँ, मैं देखो मान लिया मैंने आज 10 करोड़ मेरा कैपिटल है, मैंने 10 करोड़ कमा लिया, अब 10 करोड़ के बाद मैं आगे क्यों रुक जाऊँ? रुक के करूँगा क्या? घर पे बिस्तर पे तो पड़ा नहीं रहूँगा और बीमार हो जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो मुझे काम करना ही है, तो उससे अच्छा मैं यही काम करता हूँ जिसमें परफेक्ट हूँ मैं, और पैसा आता रहे। यहाँ पैसे की नीड नहीं है, दान कर दो, क्या दिक्कत है? डोनेशन दे दो, कुछ बच्चों की एजुकेशन पे लगा दो, गरीब बच्चों की पे, दिक्कत क्या है? बट यहाँ अपने बिजनेस में जब आपको पैसा आ रहा है ना, कभी रोक मत लगाओ, एक्सटेंड करते उसको और आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कब बुरा समय आ जाए। मैं तो रुक गया कि मुझे लगा ये सफिशिएंट है, अचानक से मेरा जिस बैंक में पैसा था बैंक भाग गया। मेरे बैंक में एक बैंक में 10 करोड़ मान लिया पड़ा, मुझे लग रहा है मेरी लाइफ के लिए सेटिस्फाइड हो गया, मैंने सारा काम धंधे बिजनेस समेट लिया, सब बंद कर दिया कि बैंक की एफडी से तो महीने का 2-3 लाख आ जाता है, मेरा घर चलता रहेगा। अब पता चला बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। अब सरकार ने बोला हमारी पॉलिसी के हिसाब से 5 लाख दे सकते हैं हम, तो अब क्या करोगे? बताओ। अनसर्टेनिटी है, लाइफ पूरी अनसर्टेन है, आगे फ्यूचर में क्या होगा। और बहुत सारे अनसर्टेनिटी के जो फैक्टर है वो आपके हाथ में नहीं है, बाकी चीजों से है, सारा चीज से। कल को अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि सबका सारा पैसा खत्म, अगर नोट बंद हो सकते हैं रातों रात 8 बजे आके, तो 8 बजे आके सबका पैसा, सारी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट की है, और हाँ सब गवर्नमेंट ऑन करेगी फिर, और उसके बाद सबको बांटेगी। या पूरी दुनिया में कोई इंटरनेट का ऐसा कुछ वायरस आ जाए या कोई ऐसा हाईजैक कर ले, या कि पूरे बैंक्स के सब रिकॉर्ड सब खत्म हो गए, अब आपके पास कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आपका बिजनेस जिससे आपकी ब्रेड एंड बटर है, अगर वो अच्छा ग्रो हो रहा तो उसको और ग्रो करो, और उसकी ग्रो की कोई लिमिटेशन मत रखो कभी भी। क्यों रखनी है लिमिट? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अमीर बनना है, वो दिमाग में नहीं है, बट ग्रो होने दो उसको नेचुरल पेस पे। एक सवाल ये है, बहुत सारे लोग लेट स्टार्ट करते हैं बहुत सारी पढ़ाई लिखाई, चाहे बिजनेस चीज़ें हो, इसके ऊपर क्या कहना है? मतलब लेट तो हर चीज़ में होता है, जल्दी के लिए कि मैं यार 20 साल की उम्र में तो मैं 10 साल अपने ख़राब कर दिए, मैंने 5 साल ख़राब कर दिए, ऐसे लोगों के लिए चाहे इस तरह के चीज़ों पे आप क्या? देखो दुनिया में ना कुछ भी लेट नहीं है, तो मैं इस फिलोसफी को बहुत मानता हूँ, जब जागो तब सवेरा। दुनिया में लेट कुछ नहीं होता है। लाइफ, किसी की भी लाइफ के जो कामयाबी का फेज आता है ना, वो साइकिल्स में आता है, वो साइकिल कब आएगा वो आपको नहीं पता है, यू डोंट नो, आप बस एफर्ट कर सकते हो। साइकिल आता है सबके साथ एक साइकिल आता है, मतलब जैसे वो कहावत है, कोई 21 साल की उम्र में कामयाब होकर 40 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाता है, और कोई 60 साल की उम्र से स्टार्ट होती है कामयाबी, पूरी जिंदगी चलती है मरते दम तक। वॉल्ट डिज्नी 65 की एज के बाद तो कामयाबी मिली ना। अब बताओ वॉल्ट डिज्नी कितना बड़ा है, क्या लेट हुआ? कोई लेट नहीं हुआ, वॉल्ट डिज्नी को आज पूरी दुनिया जानती है, तो लेट कुछ नहीं है। मतलब अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे ऐसे लड़के अलग अलग करियर में करते हैं और जल्दी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। निराश नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया, मैंने इतने सारे काम किए, कुछ अच्छे कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं भी हुए, ठीक है ना। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, एक्सेप्ट करो और आगे निकलो। ठीक है, फेलियर मत मानो अपने आप को कि मैं फेल हो गया, ना फेलियर नहीं, फेलियर कुछ नहीं होता है। आप किसी चीज़ की, बिजनेस की या किसी नौकरी की या किसी काम की टोन आपके टोन के साथ सेट नहीं हो रही। जैसे मेरी स्टॉक मार्केट के साथ टोन सेट हो गई, मुझे पसंद आया, मैं चल रहा। कल को किसी और काम के साथ अच्छे टोन सेट हो गए, मैं इसको बंद करके उसमें चला जाऊंगा। तो निराश नहीं होना है। लेट का मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, मैं तो करते ही आ रहा हूँ। अब मान लिया आपसे मैं 10 साल बाद कोई बिजनेस शुरू करूंगा, तो उस बिजनेस के लिए तो मैं लेट हूँ,
नहीं मतलब बाकी आप एक मिडिल ऑफ समथिंग है, कुछ कर रहे हैं हाँ। चीज़ें एक तरीके से। बहुत सारे लोग स्टार्ट करने में ही कि नहीं भाई मैं ये वाली चीज़ 5 साल पहले ही कर लिया होता, तो अब तो कुछ अफसोस वाले दौर में रहते हैं चीज़ों नहीं, को वो स्टार्ट। अफसोस करना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरी लाइफ में हुआ। मैंने जैसा बताया कि मैंने कॉलेज के बाद कुछ समय तक जॉब नहीं किया, साल डेढ़ साल में आप बैठे रहे हाँ, मैं लड़ाई बैठा से। रहा, कुछ कुछ करते रहा। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, उन सब की एक अर्ली स्टार्टिंग जॉब लग के 10-15 हज़ार की, 8-10 हज़ार की, शुरू उससे हो तो गए। 15-18 हज़ार तक हम्म, पहुंच चुके थे। उस ज़माने में वो एक हैंडसम अमाउंट था, बढ़िया। 2007-8 की सही बात बात। है ये। तो अब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं अब शुरू करूंगा, मुझे फिर वही 7-8 हज़ार से शुरू करना पड़े, और शायद हो सकता है इससे भी कम से शुरू करना बिल्कुल पड़े। ठीक कह रहे हैं। तो मुझे लगा यार मैं तो लेट हूँ। मैंने शुरू किया, मुझे पहला ऑफर मिला 4,500 रुपये का। अच्छा मैंने बोला अभी क्या ही करेंगे, ठीक है करते हैं। अच्छा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एशियन पेंट में था। अच्छा। तो मैंने एशियन पेंट में एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने वहाँ करा नहीं ज़्यादा दिन, 1.5-2 महीना किया होगा। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं उसको ड्रॉप किया, वहाँ से रिज़ाइन किया। फिर मैं सोचा भी करना क्या है। तो मैं देखा कि मेरे जो दोस्त काम कर रहे हैं, तो मैं देखा ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक वो एशियन पेंट का जॉब छोड़ के 1 महीने के लिए मेरा एक फ्रेंड है, अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उसकी साइट पे गया। वो वहाँ इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे वो भी, तो वहाँ साइट इंजीनियर था। तो मैंने बोला यार मैं ना 1 महीने तेरे साइट पे आऊँगा रेगुलर, रोज सुबह से शाम तेरे साथ। तो मैं रोज सुबह टिफिन घर से लेता था और उसकी साइट पे चला जाता था। तो मैंने देखा, समझा कि कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, देखा करते क्या है कर पूरे क्या दिन। रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि जितना ये कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई की वजह से पता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था अपने पढ़ाई के दौरान पे। तो बोला नहीं नहीं, ये तो सब मैं कर लूँगा। तो मैंने फिर जॉब का इंटरव्यू देने स्टार्ट किया। अच्छा। मैंने जॉब का इंटरव्यू देने स्टार्ट किए, तो मुझे पहला ऑफर मिला था 13,000 रुपये का आलूवालिया से। ठीक, तो मैंने बोला कि यार अब तो मैं इंटरव्यू के दौर में चल ही रहा हूँ, धड़ाधड़ इंटरव्यू दे ही रहा हूँ, और दे दो। तो मैंने इन्हें बोला कि आप ज्वाइनिंग लेटर दे दो, 15 दिन बाद ज्वाइन करता हूँ। बोला ओके। फिर धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए। फिर हफ्ते भर बाद मुझे एटीएस ने बोला कि आप जॉब पे आ जाओ, 18,000 रुपये में आपको देंगे। हाँ, उन्होंने पूछा आपको कितना चाहिए। मैंने बोला 13 तो मिल रहा। अच्छा। तो बोले अच्छा, बोले ठीक है मैं 18 देंगे। मैं ओके डन। 15 दिन बाद का ज्वाइनिंग लेटर दे दो। उनसे 15 दिन बाद का लिया। ठीक है, कंपनी वाले सुनेंगे, हायरिंग वाले तो हाँ वो सुन सकते हैं, हायरिंग वाले भी। तो फिर ट्रैप है तो। ये ट्रैप है। फिर मैंने फिर इंटरव्यू का दौर चालू हो गया। फिर उनका फ़ोन आया कि सर वो ना जो ओपनिंग आपके लिए थी हमारे यहाँ, वो तो अभी है नहीं, तो हम आपको जयपुर भेज सकते हैं। मैं बोला जयपुर वयपुर नहीं जाऊँगा मैं। तो बोले हम आपको 22,000 में सैलरी देंगे। अच्छा, अभी मेरे जो फ्रेंड सर्कल जो मेरे साथ पास आउट था, वो अभी भी 15,000 पे था, चल रहा है वो उसी वो सब उसी पेस पे चल रहे हैं। तो मैं बोला इनसे तो मैं आगे आ गया हूँ, नेगोशिएट लेट करके भी। तो मैं बोला ठीक है मैडम, ज्वाइन लेटर भेजो और मैं करता हूँ ज्वाइन 15 दिन बाद। बोले ठीक है सर, 15 दिन बाद जयपुर जाके ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैंने सोचा यार बहुत हो गया भाग दौड़। फिर अचानक से एक दिन फ़ोन आया एडलैब से, तो उन्होंने बोला कि सर आपका इंटरव्यू है और आप इंटरव्यू देने आ जाओ। तो मैं ऐसे ही बोला यार क्या है फ़ायदा इंटरव्यू आके, सैलरी वैलरी तुम बताते नहीं हो कुछ। तो जो बीच में कंसल्टेंसी थी, तो उसने बोला नहीं सर सैलरी अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छा है इनके यहाँ पे। मैं बोला कितना पैकेज है, मतलब ऐसे उन्हें बताना अलाउड नहीं होता बेसिकली। फिर उसने मुझे बोला कि सर 30,000 पर मंथ तक का उनका कैपेसिटी है, आप बार्गेन कर लोगे तो। मैं बोला ओके, शेड्यूल कर दे मेरा इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू देने गया, मतलब उस ज़माने में उन्होंने मेरा इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लिया था। नोएडा और वो मुंबई पूरा स्टाफ बैठा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, बहुत रेयर होता था। अच्छा। तो रिलायंस के तब स्टोर हुआ करते थे, नोएडा में रिलायंस का स्टोर था, उसके बेसमेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो मैं वहाँ गया, तो उनका कुछ गुस्सा था मेरे से पहले, किसी जो आदमी गया उस पर वो गुस्सा उतरा उनका, जो भी कुछ रहा होगा ग्रज उनका। जब तक मैं गया तब तक सब मामला ठंडा था। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने सब बताया। तो उन्होंने बोला क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो सोच रहा हूँ कुछ 28-30 तक। तो उन्होंने बोला ठीक है 28 करते हैं। मैं डन। मैं बोला हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ईमेल आईडी दे दो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग कब से करना है, मैंने बोला कल से। अभी 15 दिन का मैंने टाइम नहीं लिया। मैंने बोला 2 महीने में घूम चुका। बोला अभी बहुत हो गया। अब मैंने जॉब ज्वाइन की, 28 पे मेरा पैकेज लगा। किस्मत क्या होती है कि मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था और 5 महीने बाद ही अप्रेजल का टाइम आ गया। वैसे वो अप्रेजल काउंट नहीं करते जो
6 महीने से हाँ, कम का जो इनको कम। रूल रहता है। बट कंपनी हमारी बहुत दिलदार थी, अच्छा। बहुत दिलदार, मतलब दिलदारी की उनकी कोई लिमिट नहीं थी। अच्छा। घर, मतलब रहना, नौकर, खाने के एक्स्ट्रा अलग से पैसे, कन्वेंस, फ्लाइट, सब सब खर्चा कंपनी का होता था। तो उन्होंने बोला यार इसी को क्यों छोड़ना है, 30-35 लोगों की टीम थी, इसकी नए जो नहीं, इसी को छोड़ना, इसका भी अप्रेजल लगाओ। कुछ मेरा अप्रेजल हो गया तुरंत ही 5 महीने बाद, और तुरंत ही मेरे 6 महीने हो गए, एक उसके अगले महीने। हाँ, हाँ। फिर कंपनी की एक पॉलिसी ये थी कि 6 महीने बाद वो आदमी को कुछ और अप्रेजल देके परमानेंट करती थी। अच्छा। तो करते करते विद इन 6 मंथ मेरी सैलरी को 65,000 पहुंच गई। मतलब बता रहा हूँ, जब मैंने नौकरी छोड़ी 2009 में, तो मेरा 8.5 लाख के 9 लाख के आसपास का पैकेज था, और उस जमाने में बहुत अच्छा था, और लोग नौकरियां बचा रहे थे रिसेशन के बाद। जब मैंने छोड़ी सामने से आके, और उस पर भी ऑफर आया था सैलरी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो लेट शुरुआत कुछ नहीं होती। मेरे वो दोस्त तब भी 17-18 पे रह गए जब मैं 65 पे पहुंच गया। तो उस समय तो बड़ी एक तरीके से हाँ, तो लेट कुछ नहीं होता, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। कम हो रही है। कुछ लोग कम समय में भी ज़्यादा दूरी तय कर देते हैं, सही है। और कुछ लोग ज़्यादा समय में भी दूरी नहीं तय कर पाते। तो इट्स द मैटर ऑफ द, ये लेट वेट का मैटर नहीं है, टाइम का। ये सारा मैटर आप कितनी तेज दौड़ सकते हो, ये उसका मैटर है। आप में क्षमता चाहिए, दिन रात काम करो, आप आगे निकल जाओ। लोग करते हैं, खूब सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। फिजिक्स वाला कितनी जल्दी ग्रो करके कितने आगे निकल गया, 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में। तो एग्जाम्पल आपके सामने हमेशा रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको तय करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, हर चीज़ रिलेटिव है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते ऐसा होता है, लेट वालों के साथ ऐसे ही होगा। हर चीज़ के एक्सेप्शनल होते हैं। तो लेट वेट मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। सही बात। अभी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आगे भी हम लोग कन्वर्सेशंस ऐसे रिकॉर्ड करते रहेंगे, और आप सभी लोग अपना जो भी है हमें अपने सजेशंस, अपने सवाल, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, जो भी हमारे साथ अगली बातचीत में हो, या फिर सर से भी जुड़ना, कनेक्ट करना हो, तो आप लोग हमें मैसेज में या फिर हमारे कमेंट में या फिर हमारे नंबर्स पे आप बता सकते हैं। धन्यवाद आपका भी, और फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।